और वहां जाते ही दिल्ली में 2000 का चलान मुंह के कच्चे का। फिर धीरे धीरे जो आवाज उठाने की कोशिश है नहीं सबकी, वो गला घोटा जाएगा मीडिया का, और मानवता का गला क्यों कर घोट रहे हैं उसके बारे में डॉक्टर देवेंद्र बलारा बारीक चीज़ें बताऊंगे, क्योंकि इनका तजुर्बा एक्सपीरियंस सारी चीज़ ज़्यादा है। बाकी बहुत सारी बात है मेरे तो कहने ना लगी, लेकिन डॉक्टर देवेंद्र बलारा आपको टेक्निकल तरीका था, लॉजिकल तरीका था समझाऊंगे। और अकेला मीडिया का हिसाब था ना, सोचो आप भी, आप एक भारत के नागरिक होने के नाता भी सीखो या बात जो डॉक्टर देवेंद्र बलारा बात रखेंगे नहीं, मीडिया का होने के साथ साथ सामाजिक नागरिक होने के नाते बात सुनियो जानते हैं। और इस दिमाग वाली चिप में बिठा लियो मैं बात, जब बैठ गई तो समझ लो आप बच जाएंगे, बचा लेंगे, नहीं बैठी दिमाग में ना तो बच दे और ना बचान पाते, हम मरांगे और मारने की तैयारी है। बहुत बड़ा षड्यंत्र है, उसके बारे में डॉक्टर देवेंद्र बलारा खुल के बताऊंगे, आगामी रणनीति भी बताऊंगे, और ये बोला के आडम्बर मार के होए उसके बारे में बताऊंगे, और क्यों करके यू सारी की सारी प्रक्रिया है जो जेल में जाने की मारी वो धन्यवाद। 3 दिन पहले ना, जब गिरफ्तार होने से 2 दिन पहले, मैं हरियाणवी में नहीं बोलूंगा क्योंकि पूरी दुनिया देख रही है आप लोगों को ना, तो इसलिए मैं हिंदी में बात करूंगा। और हिंदी में बात करना इसलिए ज़रूरी है कि 3 दिन जब गिरफ्तार हुआ उससे 2 दिन पहले मैं तिगड़ाना का प्रोग्राम करके, और हम लोग शेखपुरा आने लग रहे थे, शेखपुरा के लोगों से बात करते हुए, तो एडवोकेट प्रदीप मोर मेरे साथ थे। प्रदीप मोर ने बोला डॉक्टर साहब जो आप खतरा ले रहे हो मोल, वो तो एकला ले रहे हो, और जो भला होगा वो सारे देश का होगा। तो मैं यूँ कहा था प्रदीप को कि भाई प्रदीप जी इनके समझ में आ गई ना, इस देश वाला अगर खास तौर पे इस नॉर्थ इंडिया के समझ में आ गई तो खतरा भी सारे बराबर में मोल ले लेंगे। और जो 3 दिन में जो आप लोगों ने दिखाया है ना करके, इसके लिए मैं आप लोगों को सच सच प्रणाम करता हूँ भाई, दंडवत प्रणाम करता हूँ। बोले सो निहाल। ये जो आज फूटा है ना गुस्सा, जो 2 दिन पहले फूटा था वो एसडीएम पे, वो गुस्सा मेरा गुस्सा नहीं था। असल में इस देश में मौजूद हर माँ बाप का, हर स्टूडेंट का, हर नौकरी करने वाले का गुस्सा था वो। और इस गुस्से को मैं लगातार 2014 से समझा रहा था। जब मैंने 2012 में नरेंद्र मोदी के प्रधानमंत्री बनने का सपना देखा था, तो मैं उस वक्त ये सोच के कहा करता था लोगों को कि ये आदमी अगर प्रधानमंत्री बन गया तो ये पता नहीं देश ने कित ले जाओगा। जब 14 में, क्योंकि मेरी आदत है कि मैं उस टाइम पे तो भाव में इसलिए हो गया कि 12 का जो आंदोलन था, हमने यूपीए सरकार के खिलाफ लड़ा था। निर्भया कांड हो, चाहे रामदेव वाला आंदोलन हो, चाहे हमारा अन्ना आंदोलन हो, बढ़ चढ़ के पागलों की तरह हमने अपना पसीना बहाया खून की तरह। और उस टाइम पे ये लगा था कि भाई अरविंद केजरीवाल और ये लोग जो हैं वो उस पुरानी सरकार से हम लोगों को निजात दिलाएंगे और हमारे को कुछ, हमारे बच्चों के लिए कुछ बेहतर करेंगे। 14 के चुनाव से पहले मैंने प्रधानमंत्री के ऊपर रिसर्च कर ली थी कि गुजरात जो है वो शिक्षा में 35 में से 28 राज्य थे और 7 केंद्र शासित प्रदेश, 35 राज्यों में से 34वें नंबर पे था शिक्षा के क्षेत्र में, बेरोजगारी के क्षेत्र में और कुपोषण के मामले में, भूख से मरने वाले लोगों के मामले में वो भारत के टॉप के स्टेटा में था। उस टाइम की बात बताऊं तो 14 के चुनाव से जस्ट पहले मेरा यह बात समझ में आई और मैंने अपने पापा को ये बोला, मैं यो पापा यो नाश करेगा अंधे, क्योंकि इसने तो गुजरात का भी कति नाश कर रहा है। यार जो ये है ना गुजरात मॉडल, ये तो टोटली फेक और मतलब ड्रामा है। मेरे पापा ने मुझे उस टाइम डांटा था, सही बताऊं मैं, यही है बोला है इसका ना बच्चा ना बालक, ये किसके लिए कमाएगा। मैं बोला इसका मतलब तो देश में सारा भ्रष्टाचार बालक बच्चे वाले कर रहे हैं भाई। फिर तो जिनके बच्चे हैं आपने तो स्टैंप लगा दी कि भ्रष्टाचार सिर्फ बालक बच्चे वाले करेंगे, ये तो टोटली बात गलत है। फिर भी चलो हमने उम्मीद की कि ये बनेगा, लेकिन आते ही सबसे पहले इसने जब उस कुपड़ अनपढ़ स्मृति ईरानी को शिक्षा मंत्री बनाया था ना, मैं समझ गया था देश कति नाश की राही पर चल पड़ा भाई। क्योंकि जब जिस टाइप के वो लोगों को मंत्री बनाए ना, डीडीसीए में भ्रष्टाचार का आरोपी अरुण जेटली, लेट अरुण जेटली साहब, वो बनाया वित्त मंत्री, खजाने का चौकीदार, और वो बनाया के नाम स्मृति ईरानी बनाई शिक्षा मंत्री। में समझ गया खेल हो लिया भाई। उसके बाद लगातार इनके जो डिसीजंस थे, उन डिसीजंस में मैंने एक चीज देखी कि आदमी जिसको डिसेंट वोट बोलता है कि मैं अकेला खड़ा हूं,
100 में 99 लोग एक तरफ बात कर रहे हैं, मैं अकेला खड़ा हूं, मैं कह रहा हूं मैं इस बात से सहमत नहीं हूं, तो इसका यह मतलब किसने कह दिया कि मैं गलत हूं या मैं देशद्रोही हूं या मैं विरोधी हूं या क्या हूं? आपका विचार अगर अलग है तो उसका मतलब विरोधी नहीं होता भाई। विचार अलग है तो उस बात का मान रखना होता है। लोकतंत्र की खूबसूरती इसी में है। लेकिन जो प्रकरण चला उसमें मैंने धीरे धीरे ये महसूस करना शुरू किया कि देश के अंदर 2 ध्रुव बनाने की कोशिश चली जा रही है। 2 ध्रुव, जो एक सरकार के साथ वाला और एक सरकार की खिलाफत वाला, बस 2 ध्रुव बना दो। मतलब जो भी आदमी सरकार से सवाल पूछे वो कर दो। अब ये सोचो, हम लोगों की आवाज कौन उठाएगा? मीडिया। लेकिन पता लगता है, गर्म लिया हुआ थोड़ा, पता लगता है कि मीडिया के तो सारे संस्थान इसके दोस्तों के हैं, अंबानी अडानी के, जिनके सारे वेंचर्स में बिल गेट्स की इन्वेस्टमेंट है। अब जिस आदमी के खिलाफ बोलना है, मीडिया कर्मचारियों के मालिक तो बोलेंगे नहीं, ना बोलने देंगे। लेकिन एक बात मैं उन एंकर्स को बोल देता हूं, जो मेन स्ट्रीम मीडिया के जो एंकर्स हैं, सो कॉल्ड पत्रकार हैं जो इस मीडिया के, आपके बच्चों की, आपको तो तनख्वाह मोटी मोटी दे देंगे इनके मालिक, आपके बच्चों के लिए जैसा भारत बनेगा ना, उससे बच के कहीं नहीं जा पाओगे आप लोग। इसलिए ये लड़ाई उन मीडिया के अंदर बैठे उन लोगों की भी है। खरीद लिया हो बेशक, कोई बात नहीं, पहले भी सरकारें अपने फेवर में किया करती थी, फिर लोग उठ जाते हैं, जैसे आप जैसे योद्धा जो खड़े हो जाते हैं फिर से लोगों तक आवाज पहुंचाने के लिए। और भाई फिर बात होती है कि जो विरोधी पार्टियां हैं, विरोध करने वाली, जो कि अगर सरकार कोई निर्णय लेती है तो उस निर्णय की खिलाफत करें उसकी कमियां बताकर, क्योंकि जब तक आपकी कमियां नहीं बता जाएंगी तब तक आपका पता नहीं। पेस्टिसाइड खिला के सारे पंजाब हरियाणा को कैंसर देने लग रही है। वही रॉकफेलर फाउंडेशन जो बिग फार्मा लॉबी की मालिक है, वही रॉकफेलर फाउंडेशन जो है ना, वो उसने फ्लेक्सनर रिपोर्ट को बोला कि बताओ, रिपोर्ट दर्ज करो कि कौन सी पद्धति बढ़िया है इलाज की। इस देश के अंदर सारी तरह के वो लोग हैं कि रेगिस्तान भी है, पहाड़ भी है, पानी भी है, कुछ भी, सब कुछ है यहाँ पर। इसीलिए हमारे देश का आदमी बीमार नहीं होता। साफ शुद्ध हवा खाना है, बढ़िया मिट्टी है, आयुर्वेदा है, अपने पास होम्योपैथी है, नेचुरोपैथी है। और उससे पहले 2011 से पहले अमेरिकन इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल स्टडीज के अंदर सारे के सारे पद्धतियों से इलाज होता था। लेकिन फ्लेक्सनर रिपोर्ट ने दी कि एक ऐसा यूनिवर्सल सिस्टम बनाया जाए कि पूरी दुनिया में एक ही पद्धति से इलाज करा जाए। ये जो मारे आड़ी हैं सारी बकवास है भाई साहब। उस रॉकफेलर ने ये गेम खेला। वही रॉकफेलर फाउंडेशन WHO का सबसे बड़ा फंडिंग एजेंट है। वही रोथशाइल्ड जिसका पैसे के ऊपर कब्जा है। हम लोग तो दिन रात मर के पैसा कमाते हैं और ये लोग पैसा बनाते हैं। वो रोथशाइल्ड WHO यूनाइटेड नेशंस को फंडिंग करता है। वो बिल गेट्स जिसकी असंवैधानिक गैर कानूनी एक आपराधिक संस्था PHFI इस भारत के अंदर बैठी है, उसको लाने वाली सोनिया गांधी थी। और यही कारण है। और उसको अमली जामा कौन पहना रहा है? अरविंद केजरीवाल भी इतना जोर ला रहा भाई, अशोक गहलोत भी इतना जोर ला रहा भाई। वो राक्षस बने बैठे अरविंद केजरीवाल तो 3 लाख की रैली करके आता है, मैं गदगद हो गया। और वहां जाते ही दिल्ली में 2000 का चलान मुंह के कच्चे का, एक बस में एक सीट बैठेगा, लेकिन रैली में जितना मर्जी आए।